12 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने जितने शानदार और ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में करे, मेरा दावा है कि किसी सरकार ने नहीं किया आजाद भारत में, किसी भी सरकार ने। तो एक तो उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी जी इसलिए राजनीतिक आदमी नहीं है कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है और वो जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। सरकार तो बना ही ले रहे हैं ना। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो मनोज सिन्हा जी तो मंदिर में पूजा भी कर चुके थे, उनका नाम तो फाइनल हो चुका था। इन्होंने तो 50-60 विधायकों को लेकर इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा अगर मुझे नहीं बनाया, तो ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बने। इंटरनल में ही बीजेपी ने हमारे खिलाफ बना दिया कि ये यादव और मुसलमानों की पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराध बहुत ज्यादा हो गए। हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। जातिवाद संप्रदायवाद के आरोप, जो कि हमसे ज्यादा जातिवादी और सांप्रदायिक बीजेपी है। लाठियां और बुलडोजर भी जाति और धर्म देख के चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो गेस्ट हमारे मेहमान हैं बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हमारे साथ में है राजकुमार भट्टी जी, स्वागत है आपका हमारे। जी धन्यवाद। और स्पोक्स पर्सन भी हैं भाई समाजवादी पार्टी में। अगर समाजवादी पार्टी में अगर कोई बात बढ़िया से समझा पाते हैं तो बड़े प्रमुख नामों में से इनका नाम आता है। और आजकल तो बड़ा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। आज सुबह सुबह जब आ रहे थे रास्ते में तो आपका एक वीडियो देखा कि शिक्षक अब भूसा भी ढोएंगे। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। कैसी चल रही राजनीति? राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है और मैं समझता हूं कि किसी भी काम के आकलन का आधार ये होना चाहिए कि हम कितने संतुष्ट हैं अपने काम से। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बड़ा जरूरी है। अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, और बहुत प्रसन्न हूं। ठीक बात। तो जैसे अभी आजकल जो शिक्षक भाई नीट पेपर लीक से विवाद शुरू हुआ, चीजें शुरू हुई, अब जाके अटक गया फैजल खान पे। तो कंट्रोवर्सी कहां से कहां पहुंच गई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हम बहुत साधनहीन था देश। आर्थिक अभाव भी था और अशिक्षा भी थी और हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक देश के संसाधन लूटे थे। ऐसे स्थिति में हम आजाद हुए। तो हमारी पहली सरकारों ने और उन नेताओं ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल रहे थे, जिन्होंने बागडोर संभाली, उन्होंने ये तय किया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सरकारी क्षेत्र में होंगे और सबको एक समान शिक्षा और एक समान इलाज मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजाद भारत में उसके लिए मैं किसी एक सरकार को या एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। सभी ने सबसे ज्यादा उपेक्षा इन दो क्षेत्रों की है और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को चौपट किया और इनका निजीकरण किया। और इतने महंगे हो गए हैं पढ़ाई भी और इलाज भी कि गरीब आदमी ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है ना उनका इलाज करा पा रहा है। इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी ने इसे और ज्यादा चौपट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जनसंघ जब बना था या आरएसएस बनी थी, ये सामंतवादियों के पूंजीवादियों के संगठन रहे हैं। तो ये उद्योगपतियों की और सरमाएदारों को ज्यादा मदद करते हैं, उनके ज्यादा असर में रहते हैं। थी कांग्रेस भी, मैं कांग्रेस को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं देना चाहता, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। तो बीजेपी के शासन में और ज्यादा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है। रोज पर्चे लीक होना, कॉपी बदल जाना, भर्तियों में बेईमानी हो जाना, आरक्षण की लिस्ट में छेड़छाड़ हो जाना और शिक्षा और स्वास्थ्य को लगातार महंगे करते जाना, प्राइवेट सेक्टर में देते जाना। तो उसी कड़ी में ये है जो चल रहा है। अभी जो पटना में चल रहा है विवाद में 2-3 चीजें हैं। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ, जो ऑनलाइन बड़का यूट्यूब चैनल वाले टीचर हैं उन्होंने भाई धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा कि भाई इस्तीफा दो, अगर 22 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा सकते हैं। उसी में एक एंकर भी हैं आज तक की, अंजनाम कश्यप जी, उनका भी एक बड़ा बयान वायरल हुआ। 2 कौड़ी वाले टीचर, 2 कौड़ी वाले यूट्यूबर्स, यूट्यूब स्टार टीचर्स ऐसा करके, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का बहुत क्लियर दिखता है। फिर जब खान साहब का जो आपस में जो विवाद होता है रोशन आनंद जी से, फिर उसको फैजल खान का टैग दे देना, तो इसको कैसे देखते हैं आप?
निखिल जी, बड़ी ईमानदारी से मैं पहली बात तो ये कह दूं कि ये जो कोचिंग माफिया पनपे हैं देश में, मैं इनका कतई समर्थक नहीं हूँ और ये कोई बहुत गर्व करने लायक बात नहीं है। अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को ठीक से रखा होता, ठीक से चलाया होता, शिक्षक तो कोचिंग की जरूरत नहीं होती, कक्षाओं में पढ़ाते, तो कोचिंग की ट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो पहला लूप तो गवर्नमेंट में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए बच्चे कोचिंग की शरण में जा रहे हैं। ठीक बात। और कोचिंग में कितनी मोटी मोटी फीस वसूली जाती है और टीचर्स के कितने मोटे मोटे पैकेज होते हैं, हमारा आप सब परिचित हैं। जी जी, उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इनमें कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो तिकड़म से और जुगाड़ से अपने बच्चों को सेलेक्ट करा के उससे ही चमक में आते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए पेपर आउट कराने पड़े, चाहे कॉपियां बदलवानी पड़े, चाहे पैसे देने पड़े। जो ठेका लेते हैं बच्चों के एडमिशन का कि हम उसमें MBBS में एडमिशन करा देंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे। सही कह रहे हैं। और एग्जाम में सेलेक्ट करा देंगे नौकरी में। तो एक तो ये इनका मैं बहुत ज्यादा समर्थक नहीं हूँ, इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा। ठीक बात, एक चीज क्लियर होगी। दूसरा, लेकिन देखिए लेकिन इनमें कुछ टीचर भी हैं जो सच में ज्ञानी हैं और सच में ही पढ़ाते हैं और जो नॉलेज देते हैं। अगर हमें स्कूल में और क्लास में नहीं शिक्षा मिल पा रही है तो हमें प्राइवेट सेक्टर से भी मिल रही है, तो वो मिल तो रही है कम से कम। तो अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह एकदम रिजेक्ट किया और कह दिया 2 कौड़ी के यूट्यूबर या कौड़ी वौड़ी पता नहीं क्या बोला था, वो तो एक पूरे शिक्षा जगत का अपमान है, पूरे शिक्षक समाज का अपमान है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इन यूट्यूबर्स से भी ज्यादा बड़ी समस्या आजकल के एंकर हो गए हैं। ये एंकर इतने अहंकार में रहते हैं, ये खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं और इन्हें लगता है कि हमें हर क्षेत्र का ज्ञान है। किसी भी विषय पर भाषण देने लग जाएंगे और फंस जाते हैं। जो सच में ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो शिक्षित होगा, वो ईमानदारी से ये मानेगा कि मुझे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान नहीं। कई विषय ऐसे हैं जिनमें एक आदमी एक विषय में बहुत बड़ा विद्वान है और दूसरे विषय में 0। तो ये स्वीकार करना उसका कोई अपमान नहीं होता। अब मुझसे कोई सवाल करने लगे, मुझे मैथ और केमिस्ट्री 2 बारे में मेरी लगभग 0 ही नॉलेज है। मैं इस विषय में जब पढ़ता था तब भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मुझसे कोई लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करे तो मैं थोड़ा बहुत, अध्यात्म में मेरी बहुत रुचि है, मैंने आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, ठीक बात, उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन जितना पढ़ा है, जितना पता है, उतना कहेंगे हमें ये पता है, और जहाँ नहीं पता है वो कहेंगे नहीं हमने ये नहीं पढ़ा। कई बार डिबेट में भी ये बोल देते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये हमारे एंकर एक ऐसे मतलब ऐसे प्राणी आए हैं कि जिन्हें नॉलेज तो कौड़ी की नहीं नया रील कटने वाला है और दिखावा करते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, सब कुछ ज्ञान हमें है। सही कह रहे हैं। मैं इसमें एक और आप मौके का फायदा उठाते हो, एक संस्मरण जो मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आखिरी समय में जब उन्हें नोबेल वगैरह भी मिल गया था, उसके एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गए। तो वो जो आश्रम चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे जिसमें, वहाँ वो बैठे थे, वहाँ एक रेत का ढेर लगा हुआ था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था जी। तो पत्रकार ने सवाल किया कि गुरुदेव आपको तो बहुत ज्ञान है। तो गुरुदेव खड़े हुए, उस रेत के ढेर में से ऐसे एक चुटकी रेत उठाया, बोला अगर ये ज्ञान है, ये ढेर रेत का, तो मुझे इतना है। ठीक बात। तो असली ज्ञानी की ये पहचान होती है, जो कभी घमंड नहीं करता। ये स्वीकार कर पाना बड़ी चीज है आज के युग में। हाँ, संपूर्ण असंभव है, संपूर्ण नहीं हो सकता। की प्रवृत्ति ही व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है, जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सही कह रहे हैं। तो भाई अब तो मुकदमा हो गया सब पे, 2 लाख का हर्जाना भी मांगा है। नहीं, वो मुकदमेबाजी तो सरकार ने मौके को लपक लिया। नहीं, सरकार ने नहीं, चैनल ने मुकदमा किया टीचर्स पे। 300 पेज का चिट्ठा गया है। उसमें से 4 PM वालों को भी गया हुआ, अभी मैं सुबह देख रहा था। अच्छा। अब भाई आ जाते हैं वापस से, देखिए यूपी की जो पॉलिटिक्स, इसमें 2 वाक्य बोल दूं जी। किसी चैनल को कभी किसी पर मुकदमा नहीं करना चाहिए। आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के ठेकेदार हैं। अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो चैनल ही नहीं चलेंगे। सही कह रहे हैं। मीडिया संस्थान ही नहीं चल पाएंगे। आप भी बोलने पे अगर मुकदमा करेंगे, आप उनका जवाब दीजिए। आपके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया आपने। आपके पास तो प्लेटफॉर्म है। जो बात कह रहे हैं, कोई यूट्यूबर को या कोई टीचर कोई बात कह रहा है, उसे 50,000 1 लाख लोग सुन रहे होंगे। आपका चैनल तो करोड़ों लोग देखते हैं।
अगर आपके पास तर्क है और आपके पास जवाब है तो आप तार्किक तरीके से जवाब दीजिए। आप मुकदमा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने हार मान ली, आप कानून की शरण में चले गए। चैलेंज कर रहे हैं, फिया धर रहे हैं आप। ठीक बात। कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं वो आए, जो एक सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं, खासकर जो इंडिया गठबंधन है, जो वो सारे लोग उसको ट्वीट के थ्रू, फेसबुक के जरिए उसको सहयोग जताते हैं कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी के भी अखिलेश यादव जी ने भी सबसे पहले रिएक्ट किया था। हाँ। तो मतलब प्लानिंग क्या है, इसी का एक हिस्सा है या कुछ नया है? क्योंकि यूपी इलेक्शन पास में है। कोई विशेष प्लानिंग नहीं है। मैं इसका कॉकरोच जनता पार्टी का महत्व केवल इतना समझता हूँ कि ये सरकार के प्रति जो नाराजगी लोगों में है, आक्रोश है, जो असंतोष है, उससे अभिव्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा इसकी और कोई महत्व मुझे लगता नहीं। ठीक बात है। ना तो ये एक्चुअल में कोई पार्टी है, ना कोई संगठन पेज है, ना इसको कोई कैडर है। हाँ। ये एक आभासी संगठन है। केवल समझ गए कि भाई अकेले बात नहीं उठाने दोगे तो हम समूह में बात उठाएंगे। तो महत्व उसका केवल इतना है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब वाली किताब जो फिल्मी स्टाइल में लेके निकले तो राहुल गांधी वाले अंदाज में निकले थे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं हमारे देश के महान व्यक्तित्व जी, शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनकी लंबे समय तक उपेक्षा हुई, जिनका नोटिस नहीं लिया गया, और केवल उपेक्षा नहीं हुई, विरोध भी किया गया। और आज भी कुछ तत्व ऐसे मौजूद हैं जो उनका विरोध करते हैं। बाबा साहब का नाम लेते जिन्हें मिर्ची लग जाती है, लग गई होगी। लेकिन धीरे धीरे देश में ये माहौल बनता जा रहा है कि आज कोई भी बाबा साहब का नाम लिए बिना राजनीति नहीं कर पाता। क्या मुद्दे वाली बात कही आपने। हम देखते हैं कि इतनी सारी रीजनल पार्टीज हैं, है ना। बस अगर देखें तो बीजेपी में बाबा साहब का जो फोटो नहीं दिखता है, लेकिन अब इस बार तो उन्होंने भी 14 तारीख को मनाई। उनको समझ में आने लगा कि जो बसपा वाला वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है, क्योंकि बसपा उतना एक्टिवली नहीं रिएक्ट कर रही है। तो जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सारे शोषित, वंचित, कमजोर, इन सब की पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, इसमें माफी के साथ आपके वाक्य में कि इस मानसिकता से भी हमें उभरना चाहिए कि बाबा साहब का मतलब केवल दलित वोट है या बसपा वाला वोट है। जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, समझदार हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान का राज्य चाहते हैं, इंसाफ का राज्य चाहते हैं, न्याय का, वो सब बाबा साहब के समर्थक हैं और वो सब बाबा साहब का नाम लेते हैं। उसमें वर्ग और जाति से ऊपर समझ गया। तो बाबा साहब इक्वल टू SC ST प्लस OBC नहीं। हाँ, फिर से करेक्ट करिए। वो घुमा के पीडीए की तरफ ले जा रहे हैं आप। इक्वल टू लोकतंत्र, कानून का राज, संविधान, डेमोक्रेसी, न्याय का राज। अब ठीक है, अब समझ गए। आप पीडीए की तरफ घुमा रहे थे। जिस व्यक्ति को अन्याय का मुकाबला करना, उसे बाबा साहब की शरण में जाना पड़ेगा, उसे बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थक है, लोकतंत्र का समर्थक है, संविधान का समर्थक है, उसको बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। और जो इनके विरोधी हैं वो बाबा साहब से चिढ़ते हैं। जो ऊंच नीच बना के रखना चाहते हैं, सामंतवाद बना के रखना चाहते हैं, जो मनुवाद के समर्थक हैं, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये बुद्धि का काम करेंगे, ये श्रम का काम करेंगे, जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं, सड़ी हुई सोच, वो बाबा साहब के विरोधी हैं। ठीक बात। 27 करीब है, आप चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और विधानसभा का ही लड़ते हैं। इतना बड़का सी रैली नहीं, रैला करवाया आपने, तो लोगों को उम्मीद है कि कहीं चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैंने इस बार ये निर्णय लिया है सोच समझ के जी कि मैं 27 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दिया था कि मैं लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में काम करूंगा और मैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जाके पीडीए समाज को जोड़ने का काम करूंगा। और पीडीए समाज में भी खास तौर से गुर्जर समाज को। उसकी वजह यह है कि गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से कम जागरूक है और कम संगठित है। और मैंने ये प्रयास किया कि उन्हें राजनीति के मुद्दे समझाए जाएं, तांत्रिक मुद्दे समझाए जाएं, दांवपेच सिखाया जाए, समाजवादी पार्टी की नीतियां समझा के समाजवादी पार्टी की तरफ लाया जाए। और इसमें काफी हद तक हमें सफलता मिल रही है। उसका प्रमाण दादरी की रैली है।
दादरी में जो 29 मार्च को रैली हुई, मैंने 8 महीने लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में 150 चौपालें आयोजित की। 100, 50, 500, छोटी 1000 तक संख्या उसमें, और उन्हें समझाया, मुद्दे समझाए, और फिर मैंने रैली की। उस रैली में बिना संसाधनों के, बिना किराए की गाड़ी के, लोग खुद चल के अपने संसाधनों से आए, और वो इतनी विशाल रैली हुई कि उसमें हमें ये संतुष्टि हुई कि हमने जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई, सफल हुई। तो मैं इस बार इन सारी विधानसभा में घूमूंगा, और मैं इस बार का मैंने खुद तय किया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे। उधर आगे 29 में संभव है कि लड़े। उधर मन बनाएंगे। हाँ। पहले सरकार बनाएंगे। पहले सरकार। तो सरकार कितनी सीटों से बनाएंगे? जिस तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल है और जिस तरह लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार हर कार्य में जाति और धर्म देख के भेदभाव करती है, और 22 भर्तियों में 11,514 पदों की चोरी की गई है, SC, ST और OBC के, और 69,000 शिक्षक भर्ती का केस तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हाई कोर्ट होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी योगी जी ने उन्हें न्याय नहीं दिया जिनके साथ अन्याय हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर आक्रोश है। वोट काटने बनाने में चोरी करते हैं, मुठभेड़ तक में बेईमानी करते हैं जाति और धर्म देख के। तो ये उसमें भी देख के लाठी चलाते हैं, लाठियां और बुलडोजर भी जाति और धर्म देख के चलते हैं। तो ये मुद्दे जन जन तक पहुंच चुके हैं, सबकी जुबान पर हैं, और इन सब बातों को लेकर लोगों में आक्रोश है। वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के PDA के नारे के समर्थन में समाजवादी पार्टी के झंडे तले इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, चुनाव समझ गए। प्रश्न ये था कि कितना सीट जीतेंगे? सीट 300 से 350 समाजवादी पार्टी। वही वाला फिगर आप बता रहे हैं जो बीजेपी वाला बता रहे हैं। मैं तो अपने आकलन के आधार पर, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं तो 50-55 जीतेंगे और बाकी सब। मैंने इस एक साल में यूपी का दौरा बहुत किया है। मैंने जो आपको बताया 100 विधानसभाओं में तो मैं मीटिंग करके आया हूँ, उसमें तो कई मीटिंग करी है, और बाकी इनसे बाहर भी दूसरे जिलों में भी मैंने काफी दौरे किए हैं, लोगों से मिला हूँ। और मैं, क्योंकि मेरे कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से हुई, मैंने 8 साल मैं श्रमजीवी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है, तो मुझे मेरे अंदर एक थोड़ी सी पत्रकार की आत्मा भी जिंदा रहती है। तो मैं लोगों को की राय भी जो नहीं अपने तरीके से मैं, ओपिनियन बड़ा जरूरी है, बिना ओपिनियन के तो जो है राजकुमार भाटी साहब से। हाँ, मेरा ईमानदारी का आकलन ये है, देखिए आकलन अपने अपने होते हैं, किसी का ठीक बैठता है, किसी का गलत बैठता है, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि 300 350 के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। तो जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ रहेगा या छटकेगा भी? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्वभाव है और उनका जो चरित्र है, वो किसी के साथ धोखा करने का नहीं है और किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। तो बार बार कह चुके हैं कि हम, जो हमारा गठबंधन है, हम उन सबके साथ चुनाव लड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें छोड़ के चाहता है लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे 22 के गठबंधन में RLD रही, हाँ, OP राजभर साहब भी थे, तो RLD ही छोड़ के गई नहीं, OP राजभर छोड़ के गए भाई। RLD उस समय 0 थी, समाजवादी पार्टी के साथ लड़के वो 8 सीट जीत के आए, फिर 9वीं उपचुनाव में जीती, खतौली 9 विधानसभा सीट जीत गए, और जयंत चौधरी को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की वोट से पहुंचाया। तो हमने तो उनके साथ भला किया, वो छोड़ के चले गए, वो उनके अपनी सोच है। तो मोहब्बत की कमी कहाँ रह जा रही है? राजनीति है, राजनीति में वो मुझे दुष्यंत का शेर याद आता है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ठीक बात। सर, राजनीति के समीकरण जैसे बिहार के देखो आप, वेस्ट बंगाल के देखो आप, तो बड़ा एकदम उल्टे से दिखते हैं। बहुत दफा बीजेपी के जो लोग हैं उनकी बातों में सत्यता दिखती है कि यार ये जो कहते हैं वो कर ले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखता है। जैसे बिहार में ओबीसी साहब ने काफी खेल बिगाड़ा, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव डाल पाएंगे ओबीसी जी? नहीं, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव का अगर हम ईमानदारी से आकलन करें तो क्या हम ये नहीं पाते हैं कि बीजेपी की जीत में मोदी जी और अमित शाह से ज्यादा योगदान ज्ञानेश कुमार जी का रहा है? चुनाव के समय में SIR कराना,
भाई चुनाव से 6 महीने पहले भी तो आप SIR करा सकते तो थे। मतलब परिस्थिति बदल देते हैं आप कह रहे हैं। चुनाव के समय में SIR कराना। हम्म पश्चिम बंगाल में 27 लाख उन लोगों को वोट न डालने देना जिनके वोटर लिस्ट में नाम है। हम्म हमारा संविधान, हमारा कानून और चुनाव आचार संहिता तो ये कहती है कि भारत के हर बालिग नागरिक को वोट डालने का अधिकार होगा। तो अब क्या करिएगा? और उन्हें जो है रोक दिया गया वोट डालने से। तो ये जो तमाम चीजें हैं, फिर पर्यवेक्षक किस तरह बनाए गए, बीजेपी राज्यों से पर्यवेक्षक, उनके पसंद के अधिकारी पर्यवेक्षक तैनात किए गए, और पर्यवेक्षक जिनका काम केवल पर्यवेक्षण करना होता है, देखना होता है और रिपोर्ट भेजना होता है, वो जाके प्रत्याशी के घर पे लोगों को धमका रहे हैं, उनके वीडियो आप सोशल मीडिया पे। तो ये क्या चुनाव हो रहे थे? और तमाम तरह की धांधली की गई। और आप देखिए कि 27 लाख वोटर को तो वोट नहीं डालने दिया, 5 लाख वोटर रातों रात नए बना दिए गए, और 32 लाख वोट का ही अंतर रहा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। जो 32 लाख संदिग्ध वोटर हैं, उतने ही वोट का अंतर है। तो उत्तर प्रदेश में 2 वजह से हम थोड़े मतलब आशावान हैं। एक तो SIR की प्रक्रिया पहले निपट गई है, वो चुनाव के समय पे SIR प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए काफी धांधली। सिचुएशन तो बदलेंगे, कह रहे हैं चुनाव से पहले जो परिस्थिति है उसी को बदलते हैं, पहले मौसम बदलते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और SIR की प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव रहे कि हमने अपने वोट ज्यादा कटने नहीं दिए। और जो बीजेपी ने फिर फार्म 7 के माध्यम से वोट काटने के षड्यंत्र किए, उन्हें पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ रोका। और अभी भी जो वोट रह गए हैं उनके हम फार्म 6 भरवा के उनके वोट बनवा रहे हैं। एक एक बूथ पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मतलब बूथ वाली स्ट्रेटेजी जो है काम पे लगे। धांधली यूपी में हमने होने नहीं दी। पोलिंग वाले दिन अगर ये कुछ फर्जी वोट डालने का या हमारे वोट रोकने का प्रयास करेंगे, जैसा उपचुनाव में इन्होंने किया था, लेकिन कुछ ना कुछ समीकरण तो फिट करके बैठे होंगे कि बीजेपी जो है लगभग काफी समय से शांत है। ये तो हमारे समाज में एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। तो वो तो कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन हम भी उतना ही मुस्तैद हैं रोकने के लिए। तो एक तो उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मुझसे एक एंकर ने सवाल पूछा टीवी डिबेट में ऑन एयर कि जो पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसे देख के आप डर रहे हो कि या नहीं। तो मैंने कहा जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा। तो वो चौंक गया, बोले मतलब? मैंने पश्चिम बंगाल में भी सरकार हारी है, विपक्ष जीता है, यूपी में भी सरकार हारेगी कि विपक्ष जीतेगा। तो पश्चिम बंगाल में 3 बार से 15 साल से ममता जी की सरकार, ठीक बात। तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल है, तो उसका लाभ हमें मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ मुस्तैद हैं बूथ बूथ पे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनकी कोई धांधली चलने नहीं देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो हम 215 करीब जीत गए, 215 कुछ ऐसे एक फेसबुक में वायरल हो रहा था काफी दिन पहले कि भाई लोकसभा के हिसाब से कुछ इतना जीत रहे हैं, तो वो उसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। लेकिन लोकसभा का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो बड़ा अमेजिंग रहा। उसके अमेजिंग होने की वजह से परिणाम कुछ इस तरह निकले। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि विधानसभा में तो समीकरण भी अलग रहते हैं, लोकसभा के समीकरण अलग हैं, तो उसमें पूरा फॉर्मुलेशन ही चेंज हो जाता है, एरिया बदल जाता है। तो इसमें टिकट वगैरह कब तक फाइनल होंगे? नहीं, एक तो जो बात आप कह रहे हो, इस बात को लेकर इस बार हम बहुत चौकस हैं कि 22 की रिपोर्ट पार्टी के पास ही आई कि हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। हाँ, वो दिख रहा था, और लास्ट में आके ढीले पड़ गए। तो इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके एक एक विधानसभा सीट की बात की जाती है। भाई जब तक खालीपन नहीं दिखेगा तब आप अपना नजरिया नहीं देख पाएंगे ना। ये मैसेज बार बार दिया गया है कि चाहे आप 50,000 वोट से भी जीत रहे हैं, तो आपको 50,000 वोट का अंतर बढ़ा के 60,000 पर ले जाना। आपको यूं संतुष्ट होकर नहीं बैठना कि चलो 50,000 से तो जीत ही रहे हैं, अब ज्यादा
बीजेपी ऐसे ही जगह दांव पेच करती है। और कॉन्फिडेंस में जो गलती हो गई थी वो नहीं होगी। मानते हैं गलती हुई थी? गलती हुई थी। देखिए, गलतियां तो दिल से स्वीकार करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैं ईमानदारी से बात निखिल जी कहता हूं, आप विश्लेषण करें, मैं अगर कहीं भी झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात पकड़ें। 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने जितने शानदार और ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में करे, मेरा दावा है कि किसी सरकार ने नहीं किया आजाद भारत में, किसी भी सरकार ने। लेकिन हम उनका ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, जनता तक पहुंचा नहीं पाए, पार्टी में आपस में गुटबाजी हो गई, आपस में लड़ते रहे लास्ट टाइम पे। इंटरनल में ही बीजेपी ने हमारे खिलाफ बना दिया कि ये यादव और मुसलमानों की पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराध बहुत ज्यादा हो गए। हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। जातिवाद, संप्रदायवाद के आरोप, जो कि हमसे ज्यादा जातिवादी और सांप्रदायिक बीजेपी है, तो ये सारे नैरेटिव जो हुए और जो, तो ये हमारी गलतियां थी कि हम इतने शानदार काम करके भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। अखिलेश यादव जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा जारी किया, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे। ठीक बात, वो तो दुनिया जान रही है, सब एक्सप्रेस वे बनाए, सब किया, महिला पेंशन देते थे, लेकिन उसकी सिंपैथी में वोटवा नहीं मिल रहा है। तो कह रहा हूँ, ऐसा इस मुकाबले का एक भी काम योगी जी नहीं कर पाए। गंगा एक्सप्रेस वे बनाए भी, हाँ, मैं एक्सप्रेस वे पे आने वाला था। 2-3 सड़कें बनाई हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और उनकी लागत का मुकाबला आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से करेंगे तो आप पाएंगे कि अखिलेश जी ने ज्यादा शानदार काम किया था। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से बढ़िया रोड पूरे इंडिया में नहीं है। मान लिए बढ़िया एक्सप्रेस वे है, मान गए, लेकिन वोट फिर मानो शायद वोट फिर भी योगी जी ज्यादा पाएंगे। दूसरी बात भी मानो कि शायद आपको पता ना हो, योगी जी ने शपथ लेते ही, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही, सबसे पहले 2 चीजों की जांच बैठाई थी। उन्होंने कहा सरकार ने इनमें घोटाले किए हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोमती रिवर फ्रंट। हालांकि दोनों में कोई धांधली मिली नहीं, तो इसको फाइल बंद कर दी गई। अब मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 304 किलोमीटर की रोड है, 12,000 करोड़ रुपए में बनी, तैयार हुई, 40 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आई। योगी जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर की लिंक एक्सप्रेस, ये 6 लेन की सड़क है, वो 4 लेन की है, वो बनाई 7200 करोड़ में, 80 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत आई। हम 6 लेन की सड़क 40 करोड़ प्रति किलोमीटर में बना रहे हैं, वो 4 लेन की सड़क 80 करोड़ में बना रहे हैं, और उस सड़क की एक लेन 2-3 महीने बाद ही धंस गई, रोड बंद करनी पड़ी, उसमें कई गाड़ियां पलट गई, कई एक्सीडेंट हो गए। तो खराब सड़क है, ज्यादा पैसे में बनी है, तो घोटाला किसने किया? योगी जी ने किया, अखिलेश जी ने किया। तो जब सरकार आएगी तब दिखवा लीजिएगा। हाँ, लेकिन लोगों तक पहुंच ही जाए, बात वही बहुत है। जैसे अगर वेस्टर्न यूपी के पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझें तो एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी, तो उनका भी एक कहीं ना कहीं रीजनल जो पार्टीज हैं वो अपना अपना इम्पैक्ट बढ़ाती हुए दिख रही हैं। 2-4-5 सीट पे लड़ेंगे कम से कम, इस तरह ऐसा है। जो 10 पे है वो 15 पे लड़ेगा, जो 15 पे है वो 20 पे लड़ेगा, वो चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में जावे या वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाए। तो इनका प्रभाव बढ़ेगा रीजनल पार्टीज का? ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा। मैं तो एक बात, अभी बहुत उम्मीद नहीं दे रहे हैं। मैं तो दिल से एक बात स्वीकार करता हूं, देखिए हमने जो बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है, लोकतंत्र बहुदलीय प्रणाली जी, हर नागरिक को अधिकार है कोई भी जाके चुनाव आयोग में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराए और चुनाव लड़े। तो उन्होंने पार्टी बनाई है, उनका स्वागत है, लोकतंत्र में अधिकार है उन्हें लड़ने का। लेकिन अभी कुछ ऐसा तो कर नहीं पाए हैं जिसके आधार पर ये कहते हैं कि भाई ये बहुत बढ़ेगी पार्टी, और कोई बहुत ज्यादा जनाधार तो कहीं दिखाई देता नहीं है। अगर 1 या 2 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बसपा वापस से वापसी करेगी? अभी तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह बहन जी तो कहीं सड़क पे तो कभी एक बड़ी रैली हुई थी लखनऊ में, बस एक हो गई, वो काशीराम जी की जयंती पे हुई थी, उनके नाम से हो गई। तो अखिलेश जी भी तो ठंडे पड़े हैं, अखिलेश जी ने भी एक ही करी। लगातार जिस तरह सरकार के समर्थन में बोलती हैं, बीजेपी के समर्थन में, उससे कहीं जनता में क्या उनका जनाधार बनेगा? लोग सोचते हैं जब बीजेपी अच्छी है तो फिर सीधे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इन्हें क्यों देंगे? भाई लोकतंत्र में तो सरकार की कमियों को बता के, उनकी कमियों पे उंगली उठा के आप उनके जो गलती करते हैं वो उन्हें जनता के बीच में ला के आप आगे बढ़ सकते हैं।
सरकार की तारीफ करने के लिए तो हमारे गोदी मीडिया के चैनल ही बहुत हैं, उनके लिए बहन जी की क्या जरूरत है। अखिलेश जी दोबारा रैली अब कहाँ करने वाले हैं? अभी तो ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तीनों जिलों से उनकी मांग है, और सहारनपुर, मतलब वेस्टर्न यूपी में पहले इम्पैक्ट जमा रहा है। चारों जिलों से मांग है, लोगों ने रैली मांगी है उनसे। और वो शायद पहले एक पूर्वांचल में करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी रैली पश्चिम में होगी। पहले ईस्ट वेस्ट, हाँ, है ना, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश को ही देखना है। तो अखिलेश जी एक साइकिल क्यों नहीं चला दे रहे हैं? एक साइकिल वाली एक रैली कर दें, जैसे राहुल गांधी पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी घूमे पैदल यात्रा करते हुए। कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, मुझे ज्यादा अंदर की जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें साइकिल यात्रा भी शामिल हो, क्योंकि 22 में भी उन्होंने प्लानिंग। अगर भाटी साहब को अंदर की जानकारी नहीं तो होगी कैसे? नहीं, इस बार इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जितनी जानकारी होगी मैं उतनी आपको ईमानदारी से बताऊंगा। तो इस बार साइकिल 22 में भी उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं चल पाई, वरना उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया था। तो अभी पेंडिंग है, मतलब 22 की उनकी इच्छा तो है कि मैं साइकिल यात्रा करूं। ऐसे बहुत जगह हैं जहां पर अखिलेश जी गए ही नहीं होंगे। मेरे ख्याल से तो कोई जगह ऐसी नहीं है। देखिए, कोई जिला और कोई विधानसभा तो ऐसी बची हुई नहीं है। अब बड़ी बड़ी जगह छोड़िए, वोट तो छोटी छोटी जगह पे है ना, वोट लेना है तो जाना पड़ेगा। सब जगह तो नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि सब जगह चले होंगे, लेकिन जिला और विधानसभा कोई नहीं छुट्टी होगी जहां अखिलेश जी ना गए। नहीं, वो तो गए होंगे। मैं ये महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अखिलेश जी रोजाना कितने लोगों से मिलते हैं, और दौरे पे भी खूब जाते हैं, किसी के कार्यकर्ता के घर। 24 के बाद खूब एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ, तो वो काफी एक्टिव रहते हैं। ठीक बात। जैसे अगर हम दादरी का थोड़ा समीकरण उठाएं, तो दादरी में भाई आप 12 लड़े, 22 लड़े और 17 नहीं लड़े, और 27 भी कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे। तो दोनों दफा देख रहे हैं वोट में बड़ा अंतर है, भारी अंतर है। बीजेपी की मजबूत सीट है, और मजबूत पिलर आप भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो कुछ कमजोर कर पाएंगे? किला ढाने की कुछ तैयारी किए हैं? नहीं, इस बार हमने एक तो 12 में और 22 में आपको काफी परिवर्तन नजर आया होगा। 22 में हाँ, खूब अंतर है, 12 से 4 गुना वोट मिला। हाँ, वोट बढ़ा आपका, ठीक है नहीं। दूसरे 12 में हमारे सारे बूथों पे बूथ कमेटी भी नहीं थी, सब जगह बस्ते भी नहीं लग पाए थे। 22 में हमने ये किया कि एक भी बूथ हमारा खाली नहीं था। आप अगर दादरी की सूची देखेंगे वोट की, तो एक भी बूथ ऐसा नहीं जिस पर हमें वोट न मिले। मतलब टीम तैयार हो गई है, फील्डिंग सेट कर चुके हैं। तो एक तो हमने, ये हमारी उपलब्धि है कि हमने पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया है, और इस बार और 22 से भी ज्यादा मजबूत किया है। इस बार कुछ तो जीतने वाली रणनीति है कि नहीं? समाजों में पार्टी की पहुंच नहीं थी, हमने उन समाजों से खाली कार्यकर्ता नहीं जोड़े, उनमें नेता भी दिए हैं। कोई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, कोई जिले कमेटी में किसी को जिम्मेदारी दी है, किसी को प्रदेश में दी है। तो काफी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, और कार्यकर्ताओं की टीम भी बढ़ी है। और इस बार हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि दादरी और जेवर दोनों सीट पे हमारा तगड़ा मुकाबला होगा, और कोशिश करेंगे दोनों सीट जीतने की। कोशिश करेंगे, पक्की नहीं जीत रहे हैं अभी? नहीं, पक्का तो जो झूठ बोलते हैं या तो वो, या ज्योतिषी कह सकता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, तनिक भी ये हवा नहीं लगने दे रहे हैं कि हम मजबूत हैं। नहीं, हम मजबूत हैं दोनों सीटों पर। आप थोड़ा सा जो है बाबा की तरफ चले। और हम इसलिए भी मजबूत हैं, हमारी मजबूती का आधार ये भी है, मतलब सबूत, दूसरी पार्टियों से 10-10 लोग इन दोनों सीटों पर टिकट मांग रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से आने को तैयार है। बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, तब तो खेल हो जाएगा। टिकट मांग रहे हैं तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं उन्हें, तभी तो टिकट मांग रहे हैं। कि कहीं कठिनाई में डलने वाली उससे पहले शिफ्ट हो जाओ। राजनीति तो यही है। एक कमेंट जो है और लेंगे, ओबीसी साहब का बीच में जिक्र हुआ था, वो आप जंप कर गए, तो ओबीसी साहब यहाँ कुछ मुस्लिम वाला समीकरण कुछ बैलेंस कर पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत पंथ निरपेक्ष सोच का मुसलमान है, जो भाईचारे की राजनीति में विश्वास रखता है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सांप्रदायिक लोगों को पसंद नहीं करता, और ओवैसी और बीजेपी को मैं एक सिक्के के दो पहलू मानता हूँ। बीजेपी हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। वो जो कट्टरता की बातें करते हैं और उकसाने वाली बातें करते हैं, वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करता।
तो मुझे लगता है कि पहले भी पिछली बार उन्हें 0.5% के करीब वोट मिला था पूरे उत्तर में, 1% भी पूरा नहीं हुआ। मतलब यहाँ उनका सिक्का चलेगा नहीं, और किसी सीट पे उनके प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। मतलब उनका सिक्का यहाँ चलेगा नहीं। प्रदेश में मुझे उनके लिए कोई ज्यादा उर्वरा भूमि दिखाई देती नहीं है। और पियर का चाचा, वो तो 1.5 जिले की पार्टी है, 1-2 सीट तक सीमित है, और शायद अब की बार तो 1-2 सीट भी ना जीत पाए। अगर बीजेपी नहीं जितवा दिया तो जितवा दिया, उनकी खुद की तो कोई आधार बचा नहीं है। जो राजभर समाज के तो ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। राजभर समाज भी और निषाद समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ भारी से, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो कमीशन एजेंट हैं, ये समाज का लीडरशिप तो कर नहीं रहे, समाज के हित की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ खुली बेईमानी हुई, दोनों ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दे जो ओबीसी जो पीडीए समाज की आवाज तो अखिलेश जी उठा रहे हैं, तो लोग इसलिए अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भैया 24 में बाबा तगड़े से लड़े नहीं, इसलिए अखिलेश जी को फायदा हुआ इनके आपसी टकराव की वजह से, या अखिलेश जी बढ़िया लड़ गए? आपका क्या मानना है? अखिलेश जी बढ़िया लड़े और अखिलेश जी के मुद्दे लड़े। पीडीए चला। काफी समय वीपी सिंह जी के साथ भी रहा था, तो वीपी सिंह जी एक बात कहते थे अक्सर भाषण में, आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है, ये बहुत बोलते थे वो। तो अखिलेश जी के बात में जान है, बात में जान है। हाँ, तो अखिलेश जी के मुद्दे लड़े। अखिलेश जी ने जो पीडीए का मुद्दा दिया, और अखिलेश जी ने जो मतलब जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो दुखी लोग हैं, दुखी, पीड़ित और अपमानित, आजकल अखिलेश जी सबका दिल जीत ले रहे हैं। तो उनकी जो जिस तरह मदद करते हैं अखिलेश जी, जिस तरह उनसे मिलते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उस सबसे लोग खुश होकर अखिलेश जी के साथ आए। और जो टिकट वितरण में जो उन्होंने समीकरण साधा, जो बहुत बढ़िया, उसकी तारीफ तो विरोधी लोगों ने भी की कि अखिलेश जी ने टिकट वितरण बहुत अच्छा। इतना बढ़िया लड़ जाएंगे ये नहीं पता था, इतना जीत जाएंगे ये भी नहीं पता था। 27 में उससे भी बढ़िया लड़ेंगे। ठीक बात। अच्छा निखिल जी, 2 बात समाजवादी पार्टी के बारे में आप जान लो और आप इसकी जांच कर लेना खूब। एक तो समाजवादी पार्टी में कोई आदमी पैसे से टिकट हासिल नहीं कर सकता इस बार। नहीं, इस बार नहीं, कभी भी। और इस बार के लिए स्पेशली एक बात है, पहले चल जाता था कि सिफारिश से भी टिकट हासिल नहीं होगा, नो रेफरेंस, सर्वे से ही, जो सर्वेक्षण में नाम आएगा कि ये जीत सकता है। अखिलेश जी ने बड़ा क्लियर कहा कि लखनऊ में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, अपनी विधानसभा में जाइए, काम करिए और जीतने वाले को ही टिकट देंगे, ये तय कर रखा। ना जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना सिफारिश देखेंगे, जीतने वाले को टिकट, ना अमीरी गरीबी देखेंगे, जो जीत रहा है उसे टिकट देंगे। ठीक बात। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपको कैसे लगते हैं? देखिए, इंसान के तौर पे तो हमें सबका ही सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे? मुख्यमंत्री के तौर पे तो फेल है। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, राजनीतिक के तौर पे भी फेल है। पीएम फेस प्रेजेंट होने वाले थे, वो अलग 24 में, वो अलग हो सकता है 29 में भी ऊपर चले जाएं। देखिए, वो दो टिकट ऊपर जो चल रही है, जो चैन, मैं जो बोलूंगा, हाँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जो मेरी सोच है, अपनी सोच में प्रकट करूंगा। मैं योगी जी को राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता, उनके अंदर राजनीतिक समझ है ही नहीं। वो केवल एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और सांप्रदायिक जुनून के आधार पर ही नेता बने हैं। अच्छा, पर्सनली कैसे लगता है? राजनीतिक विचारधारा में तो किसी में उनकी कोई आस्था कभी रही भी नहीं है। वो बीजेपी के प्रति भी बहुत आस्थावान नहीं रहे। वो बीजेपी के आदमी हैं भी नहीं, मूल कैडर उनका बीजेपी का नहीं है, ना आरएसएस का है। वो तो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, और 2 में, 7 में और 12 में तो उन्होंने बाकायदा बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट लड़ाए हैं। और 2 में तो उपचुनाव में गोरखपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा के उनका प्रत्याशी जीता था, हिंदू या वहां का। बल्कि बीजेपी 3 नंबर पर चली गई थी, 2 नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। लेकिन 2 बार से लगातार तो सरकार तो बना ही ले रहे हैं ना। 17 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो मनोज सिन्हा जी तो मंदिर में पूजा भी कर चुके थे, उनका नाम तो फाइनल हो चुका था। इन्होंने तो 50-60 विधायकों को लेकर इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा अगर मुझे नहीं बनाया, तो ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने अपने, वो उनका हुनर कह लें या उनकी ताकत कह लें, कि उन्होंने पार्टी पे ऐसा कब्जा कर रखा है कि उन्होंने, वो केंद्र, अमित शाह भी परेशान है, केंद्र को भी आंख दिखा देते हैं, केंद्र वाले भी उन्हें घेर नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं।
घेर पाएंगे 27 में। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी जी इसलिए राजनीतिक आदमी नहीं है कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है और वो जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। ठीक बात, इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं। 17 में भाई अखिलेश जी के घर में गड़बड़ी थी, अब बीजेपी के घर में गड़बड़ी दिख रही है, तो कलह का फायदा मिलेगा? किसी मतलब कलह का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कलह का नुकसान होता है। जिसके घर में कलह है उसे नुकसान होता है। लेकिन विरोधी को तो फायदा मिलेगा ना। हाँ, अब विरोध में तो क्योंकि हम ही हैं। जब बहुकोणीय चुनाव होता है तब तो ये रहता है कि पता नहीं किसको फायदा मिल जाए। अब तो यूपी में स्पष्ट है कि चुनाव एसपी और बीजेपी में ही होना है। तो उन्हें जितना नुकसान होगा उसका लाभ तो हमें मिलेगा। ठीक बात, एक अंतिम प्रश्न लेंगे, उसके बाद जो है विराम देंगे इस पॉडकास्ट को। अभी कुछ मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किए हैं अखिलेश जी, कुछ मुद्दे फाइनल काम चल रहा है, कुछ फाइनल हो गए हैं? 2-3 बातें बता दीजिए बस कि भैया ये देंगे, क्या देने वाले हैं? वो अखिलेश जी खुद बोलते रहते हैं बीच बीच में। जैसे उन्होंने कहा कि 12वीं तक की शिक्षा फ्री करेंगे, ठीक है नहीं। और एक बात अखिलेश जी बार बार कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी समाज को या देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उसका। वो एक डायलॉग बोलते हैं कि अमेरिका मेड रोड्स, रोड्स मेड अमेरिका। ठीक बात। तो उन्होंने इसलिए शुरू में हाई इस पे एक्सप्रेस वे पे और इस पे जो है ट्रेन पे ध्यान दिया जी। जो 5 शहरों में मेट्रो चलाई। योगी जी ने भी कहा था मैं भी चलाऊंगा, बनाई लेकिन चलाई बीजेपी ने। नहीं, वो तो बन गई थी, लगभग तैयार हो गई थी। लखनऊ की मेट्रो में वो सफर कर चुके थे, ग्रेटर नोएडा की मेट्रो भी चल गई थी। तो बनाई तो उन्होंने ही, लेकिन योगी जी तो नहीं चला पाए एक भी शहर में। कानपुर में चलाए? नहीं, वो तभी शुरू हो गया था काम। बनी पहले थी लेकिन पूर्ण तो किए। जी। तो एक तो उनका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। अब जैसे बिजली उत्पादन अखिलेश जी ने कारखाने लगाए जितने लगाए, जो आज अभी तो पीछे बहुत संकट रहा। अखिलेश जी खूब चिढ़ाते हैं अखिलेश जी खूब चिढ़ाते हैं योगी जी को कि प्लांट का नाम नहीं ले पाते हैं, पावर प्लांट का। नहीं, अब देखिए आप, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना, आप लखनऊ में गाड़ी लेके पूरे लखनऊ का चक्कर लगाइए, या तो बहन जी के बनाए हुए स्मारक दिखाई देंगे आपको लखनऊ। एयरपोर्ट से शुरू हो जाते हैं और काशीराम स्मारक से शुरू होकर आखिर तक अम्बेडकर पार्क तक वो सब, या फिर अखिलेश जी के काम दिखाई देंगे आपको। मेट्रो मिलेगी आपको, लोक भवन मिलेगा आपको, इकाना स्टेडियम मिलेगा आपको, जनेश्वर मिश्र पार्क मिलेगा आपको, पुलिस मुख्यालय मिलेगा। तो ये सब चीजें जो बनाई हैं अखिलेश जी, शानदार। JPNIC मिलेगा। JPNIC समाजवादियों को सिर्फ समाजवादी वाली चीजें ही दिखती, दूसरी नहीं दिखती हैं। नहीं, बताओ बीजेपी का एक काम जो मैंने ऐसे गिनवाए, एक बिल्डिंग आप बीजेपी कर रहे हैं गोरखपुर में, गोरखपुर में कर रहे हैं। लखनऊ में आप एक गिनाओ पहले मुझे, एक भी बताओ कोई। लखनऊ में तो नहीं बता पाएंगे। और इसके अलावा लोहिया अस्पताल है, कैंसर अस्पताल है, और आप मतलब ये जो कौन सा वो है बस अड्डा इतना शानदार बनाया है, आलमबाग के हवाई अड्डे जैसा बस अड्डा है। तो अखिलेश जी ने काम किए। ठीक बात भाई, इसी वार्ता के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। चलो, बहुत आप भाटी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया और राजनीति पर जो है चर्चा मुखर रही। और भाई आप लोग कमेंट करके बताना जो भी दर्शक है कैसा लगा पॉडकास्ट। नमस्कार।